हाँ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन सीरीज़ नंबर कितना है? आज 12 क्वेश्चन सीरीज़ नंबर है और ये है जॉन रोल से जुड़ा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन सीरीज़ का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और और भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो वहाँ टेलीग्राम चैनल में दे दी जाती है, तो आप उसको जॉइन कर लीजिए। इसके साथ में ही आप हमारा ऑनलाइन कोर्स जॉइन कर सकते हो अपनी स्टडी को अच्छी करने के लिए। ओके, तो आप उसको भी जॉइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स चल रहा है हमारा, उसको आप जॉइन कर लीजिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी जानकारी मिल जाएगी, उसमें नंबर दिए गए हैं, वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इसमें जॉन रॉल्स से जुड़ा हुआ है। जॉन रॉल्स के सिद्धांत की प्रबल ये विशेषता है कि इससे सामाजिक न्याय में प्रमुख योगदान के रूप में देखा जा सकता है। जॉन रॉल्स का जो सिद्धांत दिया गया उनकी बुक द थियरी ऑफ जस्टिस के अंतर्गत 1971 में, तो इस बुक के अंतर्गत बताया गया है कि जस्टिस क्या होता है और समाज के लिए सबसे अच्छा न्याय क्या हो सकता है। हम इस प्रकार का एक न्याय का सिद्धांत बना सकते हैं जिससे एक सोसाइटी में रहने वाले सभी जो ग्रुप है वो सेटिस्फाई हो जाए। ओके, यदि हम यदि हम समर्थन कर रहे हैं संपत्ति का, यदि आप संपत्ति का समर्थन करते हो तो उसको आप जस्टिफाई कीजिए। और इसमें जस्टिफाई किया जाता है कि जो लोग जो संपत्ति जिनके पास में है, जो पूंजीवादी लोग हैं, वो क्यों है उनके पास में और क्यों होनी चाहिए, इसको जस्टिफाई किया जाएगा। दूसरा बात ये भी जस्टिफाई इसमें किया जाता है कि किसी को रिजर्वेशन दिया गया है या किसी प्रकार की विशेष सुविधाएं दी गई है समानता स्थापित करने के लिए, तो वो क्यों दी गई है उसको भी जस्टिफाई यहाँ पर किया जाता है। तो ये क्या है, सामाजिक न्याय में प्रमुख योगदान के रूप में देखा जाता है, जरूर इसको देखा जाता है प्रमुख योगदान के रूप में। वह साफ-साफ बताते हैं कि समानता से सभी विचलनों की युक्ति संगत औचित्य की आवश्यकता है। समानता स्थापित करने के लिए आपके द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, उसको सबसे पहले आपको जस्टिफाई करना होगा। इस प्रकार की बातें यहाँ पर की गई है। ओके, तो दोनों ही ठीक है इसमें। पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है और नीचे इसमें दिया गया है, रीज़न दिया गया है और तो रीज़न भी इसका ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक का सही स्पष्टीकरण है, इसको ठीक से एक्सप्लेन कर रहा है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, अल्फ्रेड कोबान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है हमारा सेकंड, और इसमें पूछा गया है पॉलिटिकल थ्योरी का पतन परिणाम था। जो पॉलिटिकल थ्योरी का जो पतन हुआ है, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, वो किसके कारण हुआ है, ये आपसे पूछा गया है किसके कारण हुआ है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो चार ऑप्शन आपके पास में, पहला है पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं के बीच में कोल्ड वार, सेकंड है इसमें डिकोलोनाइजेशन की प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ डिकोलोनाइजेशन, और तीसरा इसमें पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं द्वारा संकीर्ण सैद्धांतिक विश्लेषण। पूंजीवादी जो व्यवस्था है उन्होंने इस प्रकार की विचारधाराएं दिया कि उससे केवल पूंजीवाद को फायदा हो या पूंजीवादी व्यवस्था या विचारधारा को जस्टिफाई किया जा सके। यदि हम साम्यवाद की बात करें तो साम्यवाद से जुड़े हुए जितने भी स्कॉलर थे वो केवल साम्यवाद को जस्टिफाई करते थे। तो इनमें क्या है, ये एक संकीर्ण है, एक माइनर आइडियाज है, इस प्रकार का आइडियाज यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। कोई बहुत अच्छा आइडिया आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। बस ये दोनों विचार है, दोनों ही अपने विचारों को अच्छा बताने का प्रयास करते हैं। कई सारे स्कॉलर आते हैं और वो भी इन्हीं को जस्टिफाई करते हैं कि ये व्यवस्था अच्छी है, ये व्यवस्था अच्छी है। तो इससे क्या हुआ, इससे प्रॉब्लम आई, इससे कोई पॉलिटिकल थियरी नहीं बनी। इस प्रकार की जो समस्या है, इससे क्या हुआ, इससे किसी प्रकार की पॉलिटिकल थियरी का निर्माण नहीं हुआ। जॉन रॉल्स की थियरी बनती है अंतिम थियरी, उसके बाद में कोई भी पॉलिटिकल थियरी नहीं बनती है, अच्छी की हम बात करें। इससे पहले कार्ल मार्क्स के अंतर्गत बनती है, कार्ल मार्क्स के बाद में एक बड़ा गैप आता है और उसके बाद में जो बड़े विचारक है उसमें जॉन रॉल्स आते हैं, थियरी देते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ भी नहीं होता है। तो यही आपसे पूछा गया है कि किसका परिणाम था, तो इसके अंतर्गत सी हो जाएगा, ये सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। राजनीतिक के सिद्धांत की नई भूमिका समझने के लिए आवश्यक था कि इसे राजनीतिक दर्शन के साथ में जोड़ा जाए। पॉलिटिकल थियरी को यदि इसकी भूमिका को हमें समझना है तो आपको क्या करना होगा, इसको जोड़ना होगा पॉलिटिकल फिलोसॉफी से।
क्योंकि पॉलिटिकल फिलॉसफी की अगली स्टेज ही आपको देखने को मिलती है पॉलिटिकल थ्योरी के रूप में। जो फिलोसोफर होंगे वही तो थ्योरी का डेवलपमेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया, इन दोनों को एक साथ आपको जोड़ना पड़ेगा यदि इनकी नई भूमिका को आपको समझना है, पॉलिटिकल थ्योरी की नई भूमिका को आपको समझना है, तो उसके साथ में आपको पॉलिटिकल फिलॉसफी को आपको जोड़ना होगा। राजनीतिक सिद्धांत मनुष्य के सामाजिक अस्तित्व की शाश्वत समस्याओं का आलोचनात्मक विवेचन करता है। पॉलिटिकल थ्योरी क्या करता है, मानव की जो भी एग्जिस्टेंस है, मानव का एग्जिस्टेंस क्यों है और इससे जुड़ी हुई जो शाश्वत समस्याएं हैं, शाश्वत यानी एब्सोल्यूट आप बोल सकते हो, जो कि हमेशा से बनी रहती है, जो पहले भी चली आ रही थी और आगे भी चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी, जो कि कभी समाप्त नहीं होगी। उस प्रकार की जो समस्याएं हैं जो कि हमेशा बनी रहेगी, उसकी आलोचनात्मक ओके पक्ष और विपक्ष पर बात इसमें की जाती है। तो यदि आपको समझना है पॉलिटिकल थ्योरी की नई भूमिका को आपको समझना है तो पॉलिटिकल फिलॉसफी के साथ में आपको जोड़ना पड़ेगा। और हमें इसको क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें समझना है प्रॉब्लम को, जो मानव की जो समस्याएं हैं जो हमेशा ही बनी रहती है। जैसे क्या समस्याएं हैं जो हमेशा बनी रहती है, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय, ये ऐसी समस्याएं हैं जो हमेशा बनी रहती है। और इन्हीं का जो उपाय है वो कहाँ दिया जाता है, पॉलिटिकल फिलॉसफी में। आप क्या पढ़ते हो पॉलिटिकल फिलॉसफी में, यही तो पढ़ते हो, समानता, स्वतंत्रता, जस्टिस क्या होता है, अधिकार क्या होता है, ओके, ड्यूटीज़ क्या होता है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या होता है, ये सभी तो पढ़ते हो आप। तो इसमें ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफी में हम पढ़ते हैं। और इन सबको यदि आपको समझना है, तो पॉलिटिकल फिलॉसफी को ठीक से आपको समझना होगा और फिर इन दोनों को एक साथ में जोड़ोगे, तो ये सब कुछ एक-दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसको आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, सब कुछ ठीक है ना यहाँ पर? कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? नहीं है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आंसर क्या है इसका? आंसर हो जाएगा ए। ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है अगला 4 नंबर। कई सारे स्कूल आपको दे रखी है यहाँ पर और ये जो कई सारे स्कूल है इसमें से 2 से 3 स्कूल इसमें फिलॉसफी से जुड़ी हुई है और एक स्कूल यहाँ पर सोशियोलॉजी से जुड़ी हुई है और मेन एक स्कूल आपके पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी हुई है। तो आप सोचोगे कि ये भी हमें नहीं पता कि क्या है, वियना सर्कल क्या है, कैम्ब्रिज स्कूल क्या है, शिकागो स्कूल क्या है। शिकागो और फ्रैंकफर्ट तो हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। लेकिन कैम्ब्रिज स्कूल और वियना सर्किल, ये दोनों स्कूल यहाँ से नहीं है, ये फिलोसॉफी से जुड़ी हुई है, वहाँ पर बड़े-बड़े फिलोसोफर निकलते हैं। लेकिन अब आप इसको कैसे करोगे कि हमें पता नहीं है, तो क्वेश्चन पूछने वाले ने ऐसे थोड़ी आपको फिलोसॉफी से पूछेगा। आपको ये पूछा गया इस इसमें गलत कौन-सा है? ओके, तो आपको वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ है और ये आप पढ़ते हो ना फ्रैंकफर्ट स्कूल। क्या फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंतर्गत आप लुई अल्थुजर को पढ़ते हो? लुई अल्थुजर, क्या इसको आप फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंतर्गत पढ़ते हो क्या? नहीं, ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े नहीं हैं लुई अल्थुजर। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े कौन से स्कॉलर है जो कि क्रिटिकल थ्योरी से जुड़े हुए हैं, जो कि न्यू मार्क्सिस्ट अप्रोच के साथ में जुड़े हुए हैं। इसमें क्या आ जाएगा, क्रिटिकल न्यू मार्क्सिस्ट आ जाएगा। ओके, और दूसरा आ जाएगा यहाँ पर क्रिटिकल थ्योरी। आईआर में क्रिटिकल थ्योरी पढ़ी जाती है, न्यू मार्क्सिस्ट और क्रिटिकल थ्योरी से जो जुड़े हुए विचारक है वो फ्रैंकफर्ट स्कूल से निकलते हैं। इसमें लुई अल्थुजर नहीं आते हैं। इसमें कौन कौन आता है, इसमें आते हैं हरकाइमर, सबसे बड़े इसमें नाम है एक हरकाइमर, ऐसे ही नाम है कुछ हरकाइमर। हरकाइमर है, मॉर्क्यूज को हम इसमें पढ़ते हैं, मॉर्क्यूज का नाम अच्छा है इसमें, और हरकाइमर, ये दो बड़े विचारक के फ्रैंकफर्ट स्कूल के साथ में जुड़े। इसके अलावा मार्क्यूज हो गया, एरिक फोम को भी हम इसमें पढ़ते हैं, एरिक फॉर्म। ओके, और एरिक होम हो गया, हरकाइमर हो गया, और इसके अलावा हर्बर्ट मार्क्यूज हो गया, और इसमें एक अडानो भी है। ओके, इसको भी आप नोट कर सकते हो। तो ये कई सारे विचारक है इसमें, अडानो है, एरिक होम है, हरकाइमर है, इसके अलावा इसमें हमने बात की अभी हर्बर्ट मार्क्यूज है। ये सभी जुड़े हुए हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल, और फ्रैंकफर्ट स्कूल किससे जुड़ी हुई है, न्यू मार्क्सिस्ट से। और इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रिटिकल थ्योरी भी हम कर सकते हैं। तो ये आपको पता रहता है तो आप इसको कर सकते हो। ऐसा नहीं कि वियना सर्किल और कैम्ब्रिज स्कूल का नाम देखा
और आपने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, ऐसा आपको नहीं करना है, आपको पूरा अच्छे से देखना है, दिमाग को शांत करते हुए क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, तो आप इसको कर सकते हो। ओके, इनके बारे में बात करें कुछ। वियना सर्किल क्या है? तो वियना सर्किल जैसे मैंने बताया, इसको हम फिलोसॉफी के अंतर्गत डिटेल से इसमें पढ़ा जाता है, और इसके अंतर्गत जो रैशनल पॉजिटिविज्म है, रैशनल पॉजिटिविज्म, ओके, तार्किक प्रत्यक्षवाद, ये जो विचार है वो यहीं से आता है, इसी स्कूल से आता है, वियना सर्किल से आता है। ये तार्किक प्रत्यक्षवाद का जो विचार है वो यहीं से आता है, तो इसको भी तो आप ध्यान में रख सकते हो यदि रखना चाहो तो। बहुत कम समय के लिए होता है ये स्कूल, 1924 से 1936 तक होता है। ये तार्किक प्रत्यक्षवाद किससे जुड़ा हुआ है? ये वियना सर्किल से जुड़ा हुआ है। इतना काफी है। फ्रैंकफर्ट स्कूल हमने देख लिया, ये हो जाएगा, एक कैम्ब्रिज हो जाएगा। और शिकागो की हम बात करें तो हेराल्ड लॉसवेल पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं, लेकिन इससे ज्यादा इनको पढ़ा जाता है सोशियोलॉजी के अंतर्गत। ओके, तो शिकागो स्कूल मैन किससे जुड़ा हुआ है? ये साइकोलॉजी से, सॉरी, सोशियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। ये दोनों स्कूल है मुख्य रूप से फिलोसॉफी से जुड़ी हुई, और ये हमारा पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, ये इससे जुड़ी हुई है। तो इसको आप देख सकते हो। वैसे फ्रैंकफर्ट स्कूल को तो हम सभी सब जगह पढ़ाया जाता है। मार्क्सिस्ट जो अप्रोच है वो हर में पढ़ा जाता है, चाहे फिलोसॉफी हो या और कोई हो, सोशियोलॉजी हो, सब में पढ़ा जाता है मार्क्सिस्ट। तो हम केवल पॉलिटिकल साइंस का नहीं बोल सकते, लेकिन मुख्य रूप से पॉलिटिकल साइंस में हम इसको पढ़ते हैं, बाकी स्कूल को हम नहीं पढ़ते। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसका संबंध मुख्य रूप से पॉलिटिकल साइंस से है। ओके, तो ये हो गया आपका। तो इसमें आंसर क्या हो गया? फ्रैंकफर्ट स्कूल, लुई अल्थुजर, इसका संबंध फ्रैंकफर्ट स्कूल से नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर एडवर्ड सिल्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। स्कॉलर है यहाँ पर एडवर्ड सिल्स। उनके अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था के किस रूप में एक विशेष विचारधारा के लिए प्रतिबद्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसके प्रति विशेष विचारधारा के लिए प्रतिबद्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? इसको क्या बोल सकते हैं? कमिटमेंट आप बोल सकते हो, ऐसा कुछ हो सकता है इंग्लिश में इसका, कमिटमेंट या और कोई शब्द। यानी पूर्ण समर्पण हम कर देंगे, जैसा वो चाहता वैसा ही हम करेंगे। ओके, तो इस प्रकार के आइडिया आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? राजनीतिक लोकतंत्र, ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है इसके अंतर्गत नहीं, और ये संरक्षण लोकतंत्र इसमें भी नहीं, आधुनिकतावादी जो वर्गतंत्र इसमें भी नहीं, और जो सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र है इसमें आपको प्रतिबद्धता आपको देखने को मिलेगा। ओके, जैसे हमने कमिटमेंट कर दिया किसी के प्रति, और तो आपको फिर फॉलो ही करना होगा। तो कमिटमेंट इसमें ले लिया जाता है कि आप इसी विचारधारा को फॉलो करोगे। तो ऐसी विचारधारा कौन सी है? ऐसी विचारधारा है सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र। यदि आपको ये नाम नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नाम हमें चाहिए भी नहीं, आप आराम से इसको कर सकते हो। ओके, तो ये थे एडवर्ड सिल्स। हालांकि उन्होंने इसके 5 मॉडल भी बताए हैं। पॉलिटिकल जो मॉडर्नाइजेशन है इसके कितने मॉडल बताए हैं? 5 मॉडल। तो इसको आप देख लीजिए, आराम से देख लोगे आराम से। ये जो टॉपिक बताए जाते हैं इसको आप एक बार बुक से पढ़ लिया कीजिए। जैसे पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन चल रहा है तो आप ये वीडियो देखने के बाद में किसी भी बुक से इसको पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन को एक बार देख लीजिए। ओके, 10-15 मिनट लगेगा, देख लीजिए, जिससे जो भी आसपास जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपके आराम से हो जाए। तो 5 मॉडल, तो 5 में एक तो ये हो जाएगा, इसमें राजनीतिक लोकतंत्र इसमें हो जाएगा। दूसरा संरक्षण लोकतंत्र इसमें शामिल हम करते हैं। तीसरा इसमें आधुनिकतावादी वर्गतंत्र, ये भी ठीक है, 3 हो गया। और इसके अंदर चौथा हो गया सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र। तो पांचवा बताइए कौन सा होगा? पांचवा कौन सा होगा इसमें? पांचवा होगा परंपरावादी, परंपरावादी लोकतंत्र।
तो ये 5 प्रकार के मॉडल बताए हैं, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो थोड़ा-सा अलग पूछा गया है और इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में बार-बार पूछे जा रहे हैं। काफ़ी डिटेल से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यहाँ से काफ़ी गहराई से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इसको ठीक से देख लीजिए इन चैप्टर को, यदि आप तैयारी कर रहे हो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की। अगला क्वेश्चन करते हैं अभी। किस विद्वान ने राजनीतिक विकास को सीमित आधुनिकीकरण एवं जन आधुनिकीकरण इन 2 चरणों में वर्गीकृत किया? ओके, ये क्लासिफिकेशन है, किसने 2 प्रकार से बताया है, एक तो सीमित आधुनिकीकरण और एक जन आधुनिकीकरण। सीमित यानी लिमिट इसमें लगा दी गई है और इसमें जन यानी लोगों से जुड़ा हुआ। तो इस प्रकार का क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया है, ये आपसे पूछा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें क्या होगा। तो 4 आपके पास में है, आर्गेन्स की है, मिलोन जिल्लास है, सिडनी वर्बा है और आइजेस्टेंड है। सभी महत्वपूर्ण है, सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें जो 2 प्रकार बताए हैं वो बताए हैं यहाँ पर आइजेस्टेंड के द्वारा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनका बुक भी है, एक बहुत प्यारी बुक है, मॉडर्नाइजेशन प्रोटेस्ट एंड चेंज। मॉडर्नाइजेशन प्रोटेस्ट एंड चेंज 1966 के अंतर्गत बुक आती है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तो ये आपको मिल जाएगा, असिस्टेंट आपको मिल जाएगा, यदि आप कहीं से भी पढ़ोगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो आराम से वहां पर मिल जाएगा और इसके आसपास के जो भी क्वेश्चन है वो भी आप देख लेना। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है पॉलिटिकल इकोनॉमी से, राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सही है? राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण के अनुसार कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहला इसमें राजनीतिक अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र और राजनीति के जुड़ाव का अध्ययन करती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्या करती है, जो इकोनॉमी वाला पोर्शन होता है और जो पॉलिटिक्स वाला होता है, इन दोनों को कंबाइन करके ये देखता है। ये कहता है कि राजनीति और अर्थशास्त्र एक दूसरे से जुड़ा होता है, बिना राजनीति के आप अर्थशास्त्र नहीं पढ़ सकते और बिना अर्थशास्त्र के आप राजनीति नहीं पढ़ सकते, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है पहला। दूसरा आप देखोगे इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था एक देश की आर्थिक नीतियों की जांच करती है, ये आपसे दूसरे में पूछा गया है, तो ये भी ठीक ही लग रहा है अपने को, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है राजनीतिक अर्थव्यवस्था एक देश की आर्थिक नीतियों की जांच करता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आर्थिक नीतियों की जांच करने में किनका योगदान होगा, यहाँ पर जो लीडर होंगे या इनके जो अध्यक्ष होंगे वो पॉलिटिक्स से भी जुड़े होंगे और इकोनॉमी से भी जुड़े होंगे, दोनों प्रकार के यहाँ पर जो लोग इसमें बैठते हैं, सॉरी जो नीति है, आर्थिक नीति उसकी जो जांच करते हैं, इसमें सभी प्रकार के लोग बैठे रहते हैं, तो जांच की जाती है इसमें। तीसरा यहाँ पर राजनीतिक अर्थव्यवस्था उन हितों की जांच करती है जो एक देश की आर्थिक नीतियों को निर्देशित करती है, तो ये बात भी ठीक है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था में उन सभी हितों की जांच की जाती है जो एक देश की आर्थिक नीतियों को निर्देशित करती है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आगे चलें, राजनीतिक अर्थव्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता या अवसान लाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, अवसान यानी डिक्लाइन। तो डिक्लाइन कहाँ होता है इन सब से, ऐसा कुछ थोड़ी किया जाता है पॉलिटिकल इकोनॉमी में, तो ये इसमें गलत हो जाएगा 4 नंबर। तो ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए और ये आपका हो जाएगा सही, 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आंसर बताइए इसका क्या होगा। आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, कितना नंबर क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर होना चाहिए 8 नंबर।
ओके, हाँ चलो 8 नंबर क्वेश्चन है ये। तुलनात्मक राजनीति उन संस्थाओं और प्रथाओं को बताती है जो हमसे बेहतर या खराब काम करती है। तुलनात्मक राजनीति उन संस्थाओं और प्रथाओं को बताती है जो हमसे बेहतर या खराब काम करती है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत आप क्या करते हो? जब भी 2 देशों की तुलना करते हो, 2 व्यवस्थाओं की तुलना करते हो, यानी 2 सिस्टम की आपको यदि कंपैरिज़न करना है, तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि क्या इन दोनों में समानताएँ हैं, क्या दोनों में समान है, क्या असमानताएँ हैं, क्या उसमें अच्छा है, क्या बुरा है। इन सब के लिए तो हम पढ़ते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसके अलावा कोई और थोड़ी उद्देश्य होता है। हमें कमियाँ देखनी होती है, अच्छाइयाँ देखनी होती है, समानताएँ आपको देखनी होती है और असमानताएँ आपको इसमें देखनी होती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत। तो इसमें क्या है, उन संस्थाओं और प्रथाओं को बताती है जो हमसे बेहतर है या खराब काम करती है। हम स्टडी करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत, हम भारत का स्टडी करेंगे, भारत का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है, इसमें क्या कमियाँ हैं, क्या अच्छाई है। फिर हम अमेरिका का स्टडी करेंगे कि वहाँ क्या है और वहाँ पर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, पॉलिटिकल कल्चर कैसा है आपका। तो इन सब के बारे में यहाँ पर आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत पता चलता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऐसे प्रश्न उठाती है और उनका उत्तर देती है कि क्यों कुछ देश स्थिर और समृद्ध है जबकि अन्य नहीं है। इसके अंतर्गत इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है कि क्यों किसी देश के अंतर्गत पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, क्यों किसी देश में स्थिरता बनी हुई है, वहाँ पर रिवॉल्यूशन नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर जो शासन है जैसा वो बोलता है वैसा लोग काम करते हैं, ओके? तो इस प्रकार की अच्छी व्यवस्था क्यों बनी हुई है, इसका आंसर देते हैं और ये भी आंसर देते हैं कि किसी देश में अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं है, क्योंकि करते हैं क्या है कि जब हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट पढ़ते हैं कि यहाँ की सरकार इतनी अच्छी क्यों है, तो हमें वहाँ का जो लोग रहते हैं, वहाँ का जो लोग होते हैं, उनका पॉलिटिकल कल्चर को भी हम स्टडी करते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर कैसा है। तो किसी देश के अंतर्गत जैसा पॉलिटिकल कल्चर होगा, वैसा ही उस देश में व्यवस्था होगा। व्यवस्था कैसे चल रही है, व्यवस्था किस प्रकार से आगे चलेगी या नहीं जाएगा, उसका डिक्लाइन होगा कि नहीं होगा, ये सब डिपेंड करता है पॉलिटिकल कल्चर का, ओके? और हम सबसे ज़्यादा इस पे में फोकस कर रहे हैं पॉलिटिक्स के अंतर्गत, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत। इन प्रेजेंट टाइम हम बात करें तो पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर हमारा फोकस बहुत ज़्यादा होता है। आजकल कई सारे स्कॉलर हैं जो इन पर काम कर रहे हैं पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर, ओके? कि इस देश में क्या चल रहा है, इस देश का सिस्टम ऐसा क्यों है, तो वो बताते हैं कि इस देश के अंतर्गत जो लोग हैं, वो पार्टिसिपेशन नहीं करते, उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और सरकार का समर्थन करते हैं। इससे क्या होगी, व्यवस्था को इससे खतरा होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों सही है, कथन 1 और 2 दोनों इसमें बिल्कुल ठीक है, आंसर हो जाएगा सी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर है अगला 9 नंबर। केचौल पार्टी केचौल पार्टी का संबंध किससे है? केस कर लिया जाता है इसमें सभी पार्टियों को। तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट किसका है बताइए, केचौल पार्टी। देखिए आंसर दीजिए इसका क्या होगा इसमें। केचौल पार्टी, क्या ये बताएं क्या क्या होता है? इसको फिर कभी देख लेंगे कि क्या होता है केचौल पार्टी। लेकिन सबको पता रहता है तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं। इसका आंसर क्या है, किर्चमेयर, ओके? जैसे ये इसमें मिल रहा है ना, ओके, किर्चमेयर, ओके? तो इस प्रकार से मिल जाएगा, यही इसका आंसर है, बी इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है गवर्नेंस से, गुड गवर्नेंस से। इसको डिफाइन किया था एक कॉफमैन नामक विचारक ने और जो डेफिनेशन उनके द्वारा दी गई, उसमें कौन सी विशेषताओं को शामिल नहीं किया गया? राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन आ चुका है कॉफमैन का, ओके? तो इसमें आपको देखना है कि कौन सी विशेषताएं सुशासन से जुड़ी हुई नहीं है जो कि कॉफमैन के द्वारा दी गई। ये आपसे पूछा गया, आंसर दीजिए इसका। कानून का शासन और सरकार की कुशलता सभी एक जैसे लग रहे हैं ना, तो यदि आपने ये पढ़ा है तो ही ये क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी माइंड आपका काम नहीं करेगा यहाँ पर, ओके? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, ठीक से देखिए। कानून का शासन और सरकार की कुशलता, इसको हम सुशासन के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। दूसरा है पारदर्शिता होनी चाहिए, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होना चाहिए, ये भी हम सुशासन के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं।
राजनीतिक स्थायित्व और हिंसा का नहीं होना। राजनीतिक स्थायित्व और हिंसा का नहीं होना, क्या ये भी आप सुशासन के अंदर के शामिल करोगे? और रेगुलर चुनाव हो और प्रत्याहार की व्यवस्था हो। यदि कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है पॉलिटिकल पॉलिटिकल लीडर, तो हम उसको वापस बुला सकते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या इसी को हम गवर्नेंस बोलते हैं? गवर्नेंस पढ़ाया हुआ है ना आपको? यदि ये नहीं पता आपको, एक बार इसको हटा दीजिए। अब आगे उसको समझिए आप। गुड गवर्नेंस को आप समझिए, सुशासन को आप समझिए कि इसमें क्या हो सकता है। तो आप इसको देखोगे, ठीक से देखोगे, तो कानून का शासन होना चाहिए और सरकार की कुशलता सुशासन के अंतर्गत होना चाहिए। और इसमें हम क्या करते हैं, पारदर्शिता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, और जो करप्शन है उस पर कंट्रोल होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसमें। कानून का शासन होना चाहिए और सरकार की कुशलता, एफिशिएंसी, इन पर फोकस किया जाता है। दक्षता, कुशलता, इन सब पर फोकस किया जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन आप हटा दोगे। तीसरा है राजनीतिक स्थायित्व और हिंसा का नहीं होना, और नियमित चुनाव होने चाहिए और प्रत्याहार की व्यवस्था। ये ओके, तो इसमें क्या हो सकता है? 2 ऑप्शन है आपके पास में, आंसर होगा इसमें 2 वाले आप आराम से हटा सकते हो। इसमें हटाने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो यदि हम गुड गवर्नेंस की हम बात करें, तो उसमें वॉयलेंस नहीं होना चाहिए। सबसे ज़रूरी क्या इन 2 पॉइंट में आप शामिल करोगे, तो दोनों पॉइंट में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यहाँ पर वॉयलेंस नहीं होना चाहिए। यदि सुशासन ही है, तो वहाँ पर वॉयलेंस कैसे हो सकता है? वॉयलेंस कब होता है किसी देश में? जब गुड गवर्नेंस नहीं होती या गवर्नेंस ठीक से काम नहीं कर रही होती, तभी तो वहाँ पर वॉयलेंस होता है, हिंसा होता है। भारत जैसे देश की हम बात करें तो वॉयलेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं करती है, गवर्नेंस के जो प्रोसेस है वो ठीक से नहीं है। अमेरिका की हम बात करें तो वहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार इसी प्रकार की है वर्तमान में सभी देशों में। तो लगातार वहाँ पर वॉयलेंस बढ़ रहा है, सभी देशों में वॉयलेंस बढ़ रहा है आज के टाइम की हम बात करें। तो सुशासन में हम क्या शामिल कर सकते हैं? क्या ये शामिल करोगे कि हिंसा का नहीं होना? बिल्कुल हम शामिल करेंगे। यदि गुड गवर्नेंस ही होगा, सब कुछ ठीक से काम चलेगा, यदि सब कुछ ट्रांसपेरेंसी होगा, यदि भ्रष्टाचार नहीं होगा, कानून का शासन होगा, सरकार ठीक से काम करेगी, सरकार सबके लिए काम करेगी, ओके? तो क्या होगा, वहाँ पर हिंसा नहीं होगी। तो सुशासन के अंतर्गत ये पॉइंट हम शामिल करते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए यहाँ पर। और हिंसा का नहीं होना, और ये हो गया हमारा 4th, जो कि हम गलत कर देंगे, ओके? और यही हमारा आंसर है, डी इसका आंसर होगा। समझ रहे हो आप क्वेश्चन कैसे करते हैं? आंसर याद करने से कुछ नहीं होता है कि कॉफमैन ने क्या कहा। कॉफमैन की जगह किसी और दूसरे को पूछ लोगे तो क्या करोगे आप? ज़रूरी थोड़ी है कॉफमैन ही पूछेंगे, और भी कई सारे डेफिनेशन दिया हुआ है गुड गवर्नेंस से जुड़ा हुआ। तो फोकस कीजिए, ध्यान से पढ़िए, आप इस नाम को देखते ही डर मत जाइए कि ये क्या आ गया, ये तो नाम ही नहीं सुना, ऐसा मत कीजिए। ऑप्शन को ठीक से पढ़िए, ठीक से पढ़ोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ओके? होगा भी नहीं तो संभावना तो बनेगी कि लगभग हो जाएगा, 50-50 में तो आप जा ही सकते हो। कि ये क्वेश्चन हमने देखा कि कितने आसानी से हम थोड़ा-सा रैशनैलिटी का प्रयोग करोगे, थोड़ा-सा माइंड का प्रयोग करोगे, शांत माइंड से आप काम करोगे, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके? चलो आगे। सांस्कृतिक वैश्वीकरण, ग्लोबलाइज़ेशन कौन-सा ग्लोबलाइज़ेशन? कल्चर से जुड़ा हुआ ग्लोबलाइज़ेशन, इसमें पूछा गया आपसे। राष्ट्रों, क्षेत्रों और व्यक्तियों के मध्य सांस्कृतिक विभिन्नताओं को समतल कर देता है, यानी जो डिफरेंस है कल्चर के रूप में, आपको जो डिफरेंस देखने को मिलता है कई सारे देशों में, ओके? लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन आता है, ग्लोबलाइजेशन के कारण कल्चर एक जैसा हो जाता है, समरूप हो जाता है, ओके? जैसे अमेरिका का जो कल्चर है, ग्लोबलाइजेशन के कारण वहाँ के लोग यहाँ पर आएँगे, या किसी अन्य माध्यम से आ सकते हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम से आ सकते हैं, परिवहन के माध्यम से हो सकता है। हम वहाँ अमेरिका में जाएँगे, अमेरिका वाले यहाँ पर आएँगे, तो आपस में लोग जब मिलना शुरू करेंगे, जो कल्चर के बीच में जो गैप होता है, हमारा कल्चर अलग है, अमेरिका का जो कल्चर है वो अलग है, वो दूर हो जाएगा। कैसे दूर होगा? ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो ये स्टेटमेंट ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक लग रहा है अपने को, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ओके? तो ये स्टेटमेंट ठीक है।
दूसरा है विश्व सरकार के रूप में राजनीतिक वैश्वीकरण आर्थिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण के एकीकरण के प्रभाव से बहुत आगे है। बहुत आगे है, कैसे आगे है इसमें? क्वेश्चन एक बार ऊपर देख लीजिए एक बार क्या है? स्टेटमेंट पूछा गया है कि इसमें कौन-सा सही है। ओके, सही स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। तो पहला बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको एक बार देख लीजिए। यानी जिसमें 1 नहीं है उसको आप हटा दीजिए एक बार। इसमें 1 नहीं है, इसको आप हटा दीजिए। सेकंड का कुछ पता नहीं चल रहा है तो एक बार छोड़ दीजिए, तीसरा हम देखते हैं अभी। आर्थिक वैश्वीकरण का मीनिंग क्या होता है? उसके अंतर्गत जो निहितार्थ होता है, वो क्या है? कोई भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अलग द्वीप के रूप में नहीं रह सकती। आर्थिक वैश्वीकरण जो इकोनॉमिक जो ग्लोबलाइजेशन की हम बात करें वर्तमान का जो एरा है, कोई भी देश किसी दूसरे देशों से अलग रह के काम नहीं कर सकता। आप सोचोगे कि हम अलग हो जाएँगे, एक देश के रूप में अपने आप को क्लोज़ कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो ओपन होनी चाहिए और तभी आपका डेवलपमेंट हो सकता है। जैसे भारत के अंतर्गत अभी बात करें, तो किस-किस प्रकार की बातें चल रही है कि हम उनको नहीं खरीदेंगे, उनकी वस्तुओं को हम नहीं खरीदेंगे, ये सब कुछ पागलपन होता है एक तरीके से। सबसे पहले अपने देश के अंदर अगर अच्छी वस्तुओं का आप निर्माण कीजिए, तो ऑटोमेटिक बाहरी देशों की जो वस्तुएँ आ रही है वो अपने आप बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि बाहर की जो वस्तुएँ हैं उनको खरीद नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो बेहतर उसको आप खरीदने का प्रयास कीजिए और अपने देश के अंतर्गत इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलपमेंट कीजिए। सरकार कहती है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है? कम से कम इंफ्रा तो स्ट्रक्चर आप डेवलपमेंट कीजिए देश में। केवल बातों से देश नहीं चलता है, केवल बातों से नहीं चलता है। पहले देश के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, फिर उसके बाद में लोगों को ट्रेंड किया जाएगा। उसके बाद ही आप जिन देशों की तुलना कर रहे हो कि हम उनकी वस्तुएँ नहीं खरीदेंगे, तब भी आप कॉम्पिटिशन में आ पाओगे। ऐसे हवा में बात करने से कुछ नहीं होता है। ओके, तो वर्तमान में या किसी भी समय ये जो समय है ग्लोबलाइजेशन का, आप दूसरे देशों से अलग रह के नहीं अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकते, आप रह ही नहीं सकते अकेले। यही तो है आर्थिक वैश्वीकरण, समझ रहे हो आप? हालाँकि हो सकता है कि मेरी बातें किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन माइंड है आपके पास में, रैशनैलिटी आपके पास भी है, आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। जितना हम सोच सकते हैं उतना हम बता देते हैं और जैसा आप सोचते हो उससे आप सोचिए, ओके? तो देख लीजिए ये क्वेश्चन अभी। तीसरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जिसमें तीसरा नहीं है वो भी हटा दीजिए। इसमें तीसरा नहीं है ये हमने हटा दिया। चलो, अब हमारे पास में 2 है, तो सेकंड नंबर का पॉइंट आप ठीक से देखिए, सेकंड नंबर वाला। विश्व सरकार के रूप में राजनीतिक वैश्वीकरण, आर्थिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण के एकीकरण के प्रभाव से बहुत आगे चला गया है। ऐसा कहाँ हुआ है? इसमें क्या कह रहा है? जो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन कब होगा? जब राष्ट्रीय सरकारें का महत्व कम हो जाएगा, सरकारों का जो संप्रभुता वो कम हो जाएगी और सभी सरकारें एक जगह मिल जाएगी। तो ये इसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ है अभी? पॉलिटिकल जो ग्लोबलाइज़ेशन है इसका डेवलपमेंट तो कम हो रहा है, ज़्यादा कहाँ हो रहा है? यूरोपीय यूनियन टूट रही है, अमेरिका कई सारे ऑर्गनाइज़ेशन से बाहर जा रहा है। तो ऐसे में राजनीतिक वैश्वीकरण तो हमेशा से ही कम रहा है। यूरोपीय यूनियन बना था तब कहा गया कि ये जो पॉलिटिकल ग्लोबलाइज़ेशन है ये बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, पूरा विश्व एक गाँव सा बन रहा है, ऐसा कुछ कहा गया था। ओके, लेकिन अब ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल जो ग्लोबलाइज़ेशन है वो तो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है और यदि हम बात करें आर्थिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण, ये हमेशा से ही आगे रहा है। जब ग्लोबलाइज़ेशन की शुरुआत हुई, तो ग्लोबलाइज़ेशन मुख्य रूप से इकोनॉमिक फैक्टर से जुड़ा हुआ है और क्या लागू करना था, न्यू लिबरलिज़्म लाना था और उन्हीं के साथ में ग्लोबलाइज़ेशन आगे बढ़ता है। तो इसमें मेन इकोनॉमिक फैक्टर होता है, इकोनॉमी के बाद में कल्चरल फैक्टर उसमें ऐड हुआ, उसके बाद में ये पॉलिटिकल वाला जो पॉइंट है वो इसमें ऐड होता है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते, प्रभाव से बहुत आगे है, ये इसमें नहीं आता है। ये तो नीचे की तरफ आएगा, सबसे ऊपर हम यदि इसको आप एक श्रेणी के रूप में बनाओगे तो आर्थिक वैश्वीकरण सबसे ऊपर आएगा, दूसरा आएगा सांस्कृतिक और तीसरा आएगा राजनीतिक। ओके? तो वर्तमान के अंदर का जो ग्लोबलाइज़ेशन है उसमें आर्थिक ग्लोबलाइज़ेशन सबसे हाई है।
सबसे ज़्यादा जो ग्लोबलाइज़ेशन चल रहा है वो आर्थिक ग्लोबलाइज़ेशन है, क्योंकि वस्तुओं का आयात-निर्यात लगातार हो रहा है। सभी विश्व की जो इकोनॉमी है वो एक-दूसरे से जुड़ रखी है। जैसे अमेरिका में थोड़ी-सी भी हलचल होती है तो क्या होता है भारत में आपको पता है ना? पूरे विश्व में क्या होता है? तो बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे में। तो मेन क्या है इसमें, मेन ये है कि जो आर्थिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण है, ये सबसे आगे है यहाँ पर, ना कि पॉलिटिकल पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन है वो आगे नहीं है। तो इसमें ये गलत हो जाएगा और आंसर क्या होगा इसका, 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन क्रांति की अवधारणा के बारे में सही नहीं है? क्रांति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, क्रांति एक जन उपहार है जिसमें विधानेतर जन कार्यवाही होती है, कानून के अलावा, यानी जो कानून बने हुए हैं उसके बाद भी यहाँ पर कई प्रकार की कार्यवाही हो सकती है क्या? दूसरा, इसमें क्रांति की प्रवृत्ति कभी-कभी हिंसात्मक होती है, कभी-कभी, ये शब्द आपको ध्यान देना, कभी-कभी। क्या हमेशा जो क्रांतियाँ होती है उसमें रेवोल्यूशन नहीं होता, और इसमें कभी-कभार यानी गलती से कभी हो जाता है, यानी 100 में हम बात करें तो 20% में रेवोल्यूशन होता है, सॉरी 20% में वायलेंस होता है, क्या ऐसा होता है क्या? इस पॉइंट को एक बार छोड़ दीजिए। अगला पॉइंट है, क्रांति व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाती है। बिल्कुल क्रांति की इसलिए जाती है, और क्रांति हम बोलते हैं इसलिए है क्योंकि व्यवस्था के अंतर्गत फंडामेंटल चेंज आता है, फंडामेंटल चेंज आता है। क्रांति क्रांति क्या है? क्रांति के द्वारा व्यवस्था में फंडामेंटल चेंज आता है, उसी को तो हम क्रांति कहते हैं। क्रांति विद्रोह से भिन्न होती है, विद्रोह से क्रांति बिल्कुल भी भिन्न होती है। ओके, तो ये बात भी ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया? सही नहीं है, सही नहीं है, ये बताइए आप। अब क्या होगा? कई सारे ऑप्शन आपको समझा दिए 12 नंबर में। तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। आंसर क्या होगा इसमें? बी हमारा आंसर हो जाएगा इसका, बी इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्थाओं के विकास में किसने सबसे ज्यादा योगदान दिया? किसने? रोमन ने, इजिप्ट ने, पर्शियन ने, ग्रीक ने और चाइनीज ने, किसने ज्यादा योगदान दिया? ये तो सामान्य सी बात है कि योगदान दिया ग्रीक ने। प्लेटो, अरिस्टोटल, सोक्रेटिस, ये सभी कहाँ से हैं? ग्रीक से हैं, यूनान से हैं, तो इन्हीं का योगदान सबसे ज्यादा होता है। तो ये हो गया, आराम से क्वेश्चन हो गए हमारे। सभी क्वेश्चन ठीक से हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं ना सभी क्वेश्चन? सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? कुछ लोग कुछ लोग नहीं, कुछ स्टूडेंट हमारी बातों का बुरा मान जाते हैं जब हम पॉलिटिकल कोई अपने स्टेटमेंट लेते हैं तो, लेकिन उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। आपके पास में आपकी आइडियोलॉजी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसी आइडियोलॉजी होनी चाहिए जिससे सबको फायदा हो, सबको फायदा हो। यदि आपकी आइडियोलॉजी में वायलेंस है तो आपकी आइडियोलॉजी कभी सही नहीं हो सकती। प्रेजेंट समय की हम बात करें तो ओके, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंतर्गत भी एक ऐसी आइडियोलॉजी को यदि आप फॉलो करते हो जिसमें वायलेंस की बार बार बात की जाती है कि हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं होता है। डेमोक्रेसी में सब काम ठीक से हम कर सकते हैं। हमने हजारों सालों के अंतर्गत तो एक ऐसी व्यवस्था बनाई है वर्तमान के अंतर्गत जिसमें हम आराम से रह रहे हैं। लेकिन आप ये कहोगे कि अतीत में ऐसा हुआ, उसमें ऐसा हुआ, आगे हम ऐसा करेंगे, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वर्तमान जैसा चल रहा है उसी में आप सुधार कीजिए। ओके, पहले क्या हुआ था उस पर फोकस मत कीजिए, पहले पढ़िए तो सही क्या हुआ था, किस प्रकार की व्यवस्थाएं पहले थी। यदि आपका शोषण हुआ है 19 के समय हुआ है, या 18 या 17, हाँ 70 के समय आपके साथ शोषण हुआ है,
तो ऐसा नहीं कि आप भी उनके साथ में अभी वैसा ही व्यवहार करोगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उस समय का सिस्टम अलग था, वर्तमान का सिस्टम अलग है। यदि आप बात करोगे मुगल काल में ऐसा होता था, तो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम ही अलग होता था, उस समय व्यवस्था ही कहाँ थी, डेमोक्रेसी ये सब कहाँ था। वर्तमान के अंतर्गत यदि आप उसी प्रकार की कोई व्यवस्था लाना चाहोगे, या उससे पहले हम जाएँ तो मौर्य काल की बातें करें, उससे पहले आप वैदिक काल समाज की हम बात करें कि वैसी व्यवस्था में वर्तमान में लाएँगे, तो ये सब पॉसिबल नहीं होता है। हमने जो व्यवस्थाएँ बनाई है, उसमें सुधार के लिए व्यवस्थाएँ बनाई है। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन लगातार हमने इस व्यवस्था को बेहतर बनाया है। हज़ारों साल लग गई एक बेहतरीन व्यवस्था के निर्माण में, और आप सब चाहते हो कि ये व्यवस्था खत्म हो जाए, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सभी रैशनल हो, सभी रैशनैलिटी का प्रयोग कीजिए। माइंड सबके पास में होता है, बस इसको ठीक जगह लगाइए। जो सोशल साइट्स है, उनसे थोड़ा बच के रहिए, ओके? बुक्स पढ़िए, अच्छी-अच्छी किताबें पढ़िए। और दूसरी बात मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यदि आपको किसी को क्रिटिसाइज़ करना है, मान लेते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज़ करना है, इंडिया के अंदर के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, उनको क्रिटिसाइज़ करना है, ठीक है, कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप उनको पढ़िए तो सही कि उनमें क्या है। आप किसी लीडर को क्रिटिसाइज़ करते हो, किसी स्वतंत्र सेनानी को आप क्रिटिसाइज़ करते हो, लेकिन उससे पहले पढ़िए तो सही आप उनके बारे में जानिए तो सही, उनका क्या योगदान है। केवल फेसबुक और व्हाट्सएप की सहायता से आप उनके बारे में सोचते हो कि ऐसा-ऐसा, अपना एक हाइपोथेसिस बना लेते हो सब कुछ। एक हाइपोथेसिस आपके पास में होती है, उसी को आप जस्टिफ़ाई करने का काम करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनकी आप आलोचना करो उनसे उनको उनके बारे में डिटेल से पढ़िए, पहले ठीक से पढ़िए, उसके बाद में ही उनके बारे में अपना कुछ परसेप्शन बनाइए आप। ऐसे नहीं कि उन्होंने ऐसा कहा है, उनसे यूट्यूब पर ऐसा चल रहा है, उस बंदे ने ऐसा कह दिया, उस पॉलिटिकल लीडर ने ऐसा कह दिया। ऐसा क्यों? आप दूसरे पर निर्भर क्यों रहते हो? आपके पास में माइंड नहीं है क्या? किताबें हैं, सब कुछ तो है आपके पास में। सबको पढ़िए, फिर ही अपना कोई आइडिया लगाइए, ओके? तो बात कर रहे थे हम, थोड़ा-सा बाहर निकल गए। ओके, तो ये हो गए ग्रीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 14 नंबर क्वेश्चन। इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में निम्न कथनों में से कौन-सा गलत है? इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में। तो कौन-सा गलत हो जाएगा? एक व्यक्ति पर एक से अधिक समूह में शामिल होने पर कोई रोक नहीं है, चुनावी राजनीति में कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं है, देश के शासन में कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं है, राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल नहीं करना, और विधानसभा में कोई सदस्यता नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? देख लीजिए, आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा ये तो। 14 नंबर। कौन-सा कथन गलत है? इंटरेस्ट ग्रुप से जुड़ा हुआ कौन-सा कथन गलत है? ये आपसे पूछा गया है। तो एक व्यक्ति पर एक से अधिक समूह में शामिल होने पर कोई रोक नहीं है, बात बिल्कुल ठीक है, कोई रोक नहीं है। चुनावी राजनीति में कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। इसी आधार पर तो हम डिफरेंस करते हैं इंटरेस्ट ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी में। पॉलिटिकल पार्टी और इंटरेस्ट ग्रुप में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि हम पॉलिटिकल पार्टी में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी में हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें राजनेता बनना होता है। लेकिन आपको इंटरेस्ट ग्रुप में आप शामिल होते हैं तो ये उद्देश्य नहीं होता है, ये बिल्कुल यहाँ पर नहीं होता है। तीसरा, यहाँ पर देश के शासन में कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं, देश के शासन में कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती इंटरेस्ट ग्रुप की। और चौथा है राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल नहीं करना, क्यों नहीं करना? राजनीतिक दबाव यानी पॉलिटिकल जो प्रेशर ग्रुप है, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? उसका इस्तेमाल किया जाएगा। प्रेशर ग्रुप पे इंटरेस्ट ग्रुप का अगला जो स्टेज आता है, वो प्रेशर ग्रुप ही तो आता है, तो उनका भी हम शामिल करेंगे, तो ये आंसर अपना हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है, यही हमारा आंसर हो जाएगा डी। और विधानसभा में कोई सदस्यता नहीं होना, ये तो हमने बात कर लिया अभी। प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होगी, तो इसका भी मीनिंग वही होता है। तो आंसर क्या होगा इसमें? डी इसका सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक लोकतंत्र किसके द्वारा, ये जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया? सामाजिक लोकतंत्र। तो सामाजिक लोकतंत्र किसके द्वारा दिया गया शब्द है? प्रजातंत्रवादी द्वारा, साम्यवादी द्वारा, नाजियों द्वारा, या मुसोलिनी या समाजवादी? किसके द्वारा ये दिया गया है? ये आपसे पूछा गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो सामाजिक लोकतंत्र है वो समाजवादियों के द्वारा दिया गया है। ओके, समझाने की आवश्यकता इसमें है नहीं, कुछ है ही नहीं समझाने वाला। 2 शब्द है, इन दोनों का अर्थ आपको पता ही है। लोकतंत्र ये अलग हो गया, ये सामाजिक हो गया, और इनका मीनिंग लिखा है कि इनको आप ऐड करोगे तो आप आंसर इसका निकालोगे। तो आंसर क्या है इसका? समाजवादी। सिंपल सा है। अगला है 16 नंबर, फेबियन समाज किससे संबंधित है? फेबियन समाज किससे संबंधित है? बताइए, फेबियन समाज
तो रिपब्लिकन दल, मार्क्सवादी लेनिनवादी दल हो गया, सामाजिक लोकतंत्रवादी, मजदूर दल, रूढ़िवादी दल। तो फेबियन समाज किससे जुड़ा हुआ है? मजदूर दल से। क्या ये सही है क्या? मजदूर दल से जुड़ा हुआ है ये। ओके, तो एक फेबियन समाज भी बनता है। सबसे पहले एक फेबियन समाज बनता है 1884 के आसपास ही, शायद यही डेट होगा, 85 भी हो सकता है। देख लीजिए आप फेबियन समाज कब बनता है। सबसे पहले फेबियन समाज बनता है और फिर वो एक मजदूर दल बनाते हैं, और मजदूर दल एक समय के बाद में जो कंजर्वेटिव जो पार्टी है उसमें ऐड हो जाता है रूढ़िवादी दल में। ओके, तो पहले क्या बनता है? पहले फेबियन समाज मजदूर दल में चेंज हो जाता है, और ये फिर रूढ़िवादी दल के रूप में चेंज हो जाता है। तो फेबियन समाज किससे संबंधित है? तो ये मजदूर दल से संबंधित है। और यदि यहाँ पर मजदूर दल नहीं आए तो क्या करोगे? यहाँ पर ये जो रूढ़िवादी है, कंजर्वेटिव जो पार्टी है, यहाँ पर ये नाम आए तो उसको आप टिक कर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया 17 नंबर क्वेश्चन है, फेबियंस ने किसकी भूमिका को बेहतर करने के पक्ष में थे? किसकी भूमिका को वो बेहतर करना चाहते थे? फेबियन जो सोसाइटी है उससे जुड़े हुए लोगों को हम क्या कहते हैं? फेबियंस हम कहते हैं। और वो किन के रोल को बढ़ाना चाहते थे? किन के रोल को बढ़ाना चाहते थे? तो ये तो आराम से हो ही जाएगा। प्रशिक्षित राजनीतिक नेताओं। ओके, ऐसे पॉलिटिकल लीडर जो ट्रेंड हो, उनकी भूमिका को वो बढ़ाना चाहते थे। यही इसका आंसर है, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, इतिहास अतीत की राजनीति है और राजनीति वर्तमान इतिहास है। ये क्या है? किसके द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया? तो इसके अंतर्गत हो जाएगा विलियम एडवर्ड गलेस्टोन, एडवर्ड ऑक्सटाइन, फ्रीमेन। यही इसका आंसर है, फ्रीमेन। स्टेटमेंट है, इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं। इतिहास क्या है? अतीत की राजनीति, यानी पहले जो भी हुआ है, जो भी पहले हुआ है वो इतिहास बन जाएगा आज के समय में हम संदर्भ में देखें। और वर्तमान की जो राजनीति है वो क्या है? वर्तमान इतिहास है। ओके, तो इस प्रकार का डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया? तो ये था एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग फ्रीमेन के द्वारा ये डेफिनेशन दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन, 19 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से क्या राष्ट्रीय शक्ति और सत्ता का तत्व नहीं है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आप आराम से कर लोगे इसको। राष्ट्रीय शक्ति, आपका जो देश है उसके अंतर्गत जो नेशनल पावर है उसमें हम कौन-कौन सा एलिमेंट्स हम शामिल करते हैं? मानव संसाधन, यस, मानव संसाधन तो सबसे महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधन, ये भी हमारा पावर को बढ़ाता है। एक देश से हमारे देश का पावर कौन-कौन बढ़ाता है? प्राकृतिक संसाधन, बिल्कुल ठीक। आपका डिफेंस कैसा है? ये भी आपको बढ़ाएगा। आपके पास में कैपिटल कितना है? ये भी बढ़ाएगा। मानव संसाधन, इससे भी पता चलता है कि आपकी राष्ट्रीय शक्ति कितना है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रभाव, इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके देश की शक्ति के ऊपर। तो इसमें हम इस एलिमेंट्स को हम शामिल नहीं करते, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर है 20 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक बाध्यता के क्या अर्थ है? पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन बताइए, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन 20 नंबर क्या होता है? पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पूरी की पूरी जो फिलोसॉफी आपकी वो इसी क्वेश्चन का आंसर देती है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का ही आंसर देने का काम फिलोसॉफी के द्वारा किया जाता है। पॉलिटिकल के अंतर्गत हम जो फिलोसॉफी पढ़ते हैं उनका एक ही उद्देश्य है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन बताना। तो इसमें क्या है? राज्य के लिए आज्ञाकारिता, समाज के प्रति सेवा, जवाबदेही, कानून के प्रति वाजिब आज्ञाकारिता, राजनीतिक दलों के प्रति आज्ञाकारिता। राजनीतिक दल यहाँ पर हो सकता है सरकार, ऑप्शन में हो सकता है यहाँ पर नाम, राज्य, राज्य भी हो सकता है। ओके, पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है और सरकार, इन दोनों में से आएगा, राज्य नहीं आएगा ऑप्शन में आपके पास में। सरकार आ सकता है या पॉलिटिकल पार्टी आ सकती है। इनकी आज्ञा का पालन हम क्यों करते हैं? इसी का आंसर देने के लिए हम प्लेटो से वर्तमान तक फिलोसोफर हम पढ़ते हैं। पॉलिटिकल जो फिलोसोफर हम पढ़ते हैं उसमें क्या बताया गया है? हम सरकार की आज्ञा का पालन क्यों करते हैं?
पॉलिटिकल पार्टी की आज्ञा का पालन क्यों करते हैं, राजा की आज्ञा का पालन हम क्यों करते हैं, ये सब इसमें बताया गया है। जैसे हॉब्स की हम बात करें तो उनकी आज्ञा का पालन क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो लॉग में सब कुछ सहमति से बनता है। राज्य रूसों की हम बात करें तो वहाँ पर आपको नैतिक स्वतंत्रता मिलती है, वास्तव में आप विकास कर सकते हो। ओके, तो आपकी स्वतंत्रता मिल जाती है रूसों के अंतर्गत। इसी प्रकार से कार्ल मार्क्स के अंतर्गत आप ऑब्लिगेशन को फॉलो क्यों करते हो। ओके, तो ये सब आपको पता है। इन सब का ये आंसर दिया जाता है इस पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, कीजिए इसको। आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण पर प्रसिद्ध किताबें, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, हु गवर्नेंस, डेमोक्रेसी एंड पावर इन ए अमेरिकन सिटी। बताइए, आसान सा है ना। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है, रॉबर्ट ए डहल। ये इनकी 2 किताबें हैं और एक बुक और है इनकी पोलियार्की, बहुल तंत्र। ओके, वो भी इन्हीं की बुक है। तो ये हो गया, बुक हो गया इनका। पोलियार्की बुक कब आता है, पोलियार्की जो बुक है वो आता है 1970 के आसपास ये बुक आता है। डेट आप देख लेना, डेट कम ही ध्यान में रहता है मुझे, बुक तो फिर भी ध्यान में रह जाता है लेकिन उनका डेट ध्यान में नहीं रहता है। तो पोलियार्की बुक है, ये आप देख लेना। ये बुक उसी समय आता है जब जॉन रॉल्स का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस आता है उसी समय आता है, तो इसको चेंज कर लीजिए थोड़ा, 71 डेट लिख लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से याद करते रहते हैं बुक्स को। जैसे थ्योरी ऑफ जस्टिस आया तो उसी समय एक बुक और लिखी जाती है पोलियार्की, रॉबर्ट डहल के द्वारा, तो ये इसका हो जाएगा। तो रॉबर्ट डहल की ये 2 पुस्तकें, एक पोलियार्की भी आप ध्यान में रख सकते हो और एक, बस इतना काफी है 3 बुक एक बार के लिए। आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक समाजीकरण का एक कारक एजेंट नहीं है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कैसे होता है ये आपसे पूछा गया है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, एक बच्चा है छोटा सा ये। ओके, ये बच्चा हो गया, छोटा सा बच्चा है, इसको कुछ नहीं पता है ये क्या है, ये इसको कुछ पता ही नहीं है। ये ना तो, ये क्या है, ए पॉलिटिकल है ये, यानी राजनीति से तटस्थ है ये, न्यूट्रल है। इसको नहीं पता है कि पॉलिटिकल अच्छा है बुरा है, कुछ नहीं पता है ये। इसको नहीं पता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है बुरी है, इसको ये नहीं पता, बस ये शांत है, इसको किसी चीज का पता नहीं है। तो इस बच्चे को हम क्या कहेंगे, ए पॉलिटिकल। लेकिन ये बच्चा जैसे जैसे अपने परिवार में आता है, ओके, तो इनके घर वाले बताते हैं कि ये होता है, ये पॉलिटिक्स होती है। उसके बाद में वो स्कूल जाएंगे, स्कूल में भी वो उनको बताएंगे बार बार। और इसके साथ में उनका जो परिवार हो गया, स्कूल हो गया, और उसके बाद में वो समाज में जाएंगे और समाज के साथ में ही मास मीडिया, धर्म, इन सब के साथ में जैसे जैसे एक बच्चा जुड़ता जाएगा और वो जैसे जैसे बड़ा होगा उनको पॉलिटिकल के बारे में नॉलेज प्राप्त होगा। तो पॉलिटिक्स का नॉलेज इसको कहाँ से प्राप्त होता है, समाज से। ये समाज ही तो है, ये समाज के इंस्टीट्यूशन ही तो है, परिवार, स्कूल, इसके अलावा धर्म हो गए, ये सब कुछ समाज से ही जुड़े हुए हैं। और पॉलिटिक्स के बारे में एक बच्चे को कब पता चलता है, जब वो इनके कांटेक्ट में आता है। लेकिन प्राकृतिक विज्ञान ये नहीं होगा इसमें, ये आप इसको हटा दीजिए। तो परिवार हो गया, स्कूल हो गया, मास मीडिया हो गया, धर्म हो गया, इन सब से पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता है। और आपसे पूछा है किसमें नहीं है, एजेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक विज्ञान। चलिए आगे। 23 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग किसके द्वारा सबसे पहले किया गया। ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या कभी, नेट में तो नहीं आएगा। ओके, और किसी एग्जाम में आ सकता है, D SSS में, टीचर में, इन सब में आ सकता है, लेकिन नेट में ऐसा आएगा इसकी संभावना कम है। तो देख लीजिए, ये तो आप कर लोगे आराम से। आगे चलें।
फाइनर है, सिडनी वेब है, लासवेल और आमंड, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर है आमंड। क्वेश्चन नंबर है 24, दी पावर एलिट पुस्तक के लेखक कौन है? दी पावर एलिट पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? कार्ल मैनहिम, मैक्स वेबर, सी राइट मिल्स और मॉस्का, कौन है इसके लेखक? चलिए आगे, और ये हो गया, अंतिम हो गया क्या? तो ये हो गया, पावर एलिट हो गए, और अंतिम है हमारा कौन सा युग्म सही नहीं है? इन सबको आप पढ़ लीजिए कि केडर पार्टी क्या होता है, जनपुंज क्या होता है, और कॉक्स क्या होता है, जनपुंज संवैधानिक पार्टी क्या है, प्रतिनिधित्वात्मक पार्टी क्या होता है, ये सब आप देख लीजिए। हम केवल आंसर अभी देते हैं, युग्म सही नहीं है, कौन सा इसमें सही नहीं है? केडर पार्टी क्या जर्मनी में नाजी पार्टी केडर पार्टी है क्या? नहीं। तो पहले आपको ये नहीं पता होगा कि केडर पार्टी क्या होती है, तो आप कैसे करोगे जर्मनी में नाजी पार्टी है कि नहीं? तो इसको पढ़ना आप आराम से, अभी नहीं बताएंगे, अगले वीडियो में हम बताएंगे इनको कि क्या होता है केडर पार्टी और कॉक्स, ये सब क्या होता है। दूसरा है जनपुंज पार्टी। इंग्लैंड में लेबर पार्टी को क्या जनपुंज पार्टी कहा जाता है? इंग्लिश में देख लेना इनका क्या है, ओके। और तीसरा है संवैधानिक पार्टी। तो मान लेते हैं आपको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन पढ़िए एक बार इसको। आपको नहीं पता है कि जर्मनी में क्या है, इंग्लैंड में क्या, भारत में क्या है, नहीं पता है, लेकिन एक बार पढ़िए, तो पढ़ोगे तो आपको क्या पता चलेगा? संवैधानिक पार्टी क्या संवैधानिक पार्टी है सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी? क्या ऐसा कुछ है कि नहीं? ये तो आप आराम से कर ही सकते हो। नहीं पता है केडर पार्टी क्या होता है, जनपुंज क्या होता है, प्रतिनिधित्वात्मक पार्टी क्या होता है, ये कुछ भी नहीं पता आपको, लेकिन क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएगा। हर चीज पढ़ना जरूरी नहीं होता है, ओके। तो यदि आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो संवैधानिक पार्टी कहाँ हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल वहां पर कहाँ अप्लाई हो गया, ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर हो गया, ओके। तो ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पेपर को ठीक से पढ़िए, आप अच्छे से पेपर को पढ़िए, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, और नहीं आ रहा तो भी पढ़िए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, यदि किसी पेपर में 100 क्वेश्चन है, तो आप यदि सभी क्वेश्चन पढ़ोगे तो 5 क्वेश्चन आप प्लस कर जाओगे ऑटोमेटिक। और इस बात को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आपको ठीक से पढ़ना। नहीं आ रहा है, ये आप देखोगे तो नहीं आएगा, एक बार नहीं आएगा, मैं समझ सकता हूँ इसको, लेकिन आप पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया, ये सब कोई नहीं पढ़ाता है और कहीं नहीं मिलेगा ये सब चीजें, बस क्वेश्चन बना दिया, आपको इनको देखना होगा कि ये होगा कि नहीं होगा, बस इतना आपको ध्यान में रखना। कोई टीचर नहीं है, कोई भी आपको ये सब नहीं पढ़ाता है, ओके। ये सब कुछ आपको खुद से ही करना होगा, आपको देखना होगा कि इसमें क्या हो सकता है। बुक्स में भी ये सब इतना नहीं मिलता है, आपको इसमें चॉइस करना है कि कौन सा हो सकता है। और यदि आप ठीक से पढ़ोगे और थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ, आपको पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा होता था रूस के अंतर्गत, सॉरी सोवियत संघ के अंतर्गत, लेनिन से स्टालिन, और उसके बाद में किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, क्या वहां पर संवैधानिक पार्टी हो सकती है, क्या नहीं हो सकती वहां पर, तो ये आप आराम से कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बता दीजिए कि ये समझ में नहीं आ रहा, तो अगले क्लास में हम उसको बता देते हैं, ओके। बताया कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, और बस इतना काफ़ी है, ओके।